हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के 3 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो जरूर देख लेना। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सभी को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया जिसके बारे में, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख सकते हो इस चैप्टर का। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करने से थोड़ा दिक्कत होता है, और अगर आप समझ के याद करे रहोगे, चैप्टर को रीड किए रहोगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। टोटल 9 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इनका हम आंसर आपको लिखवा देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैंक। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको हम किस चीज़ से देख सकते हैं, किसके हेल्प से? तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। पहला फिल इन द कंप्लीट। सेकेंड क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि ज़मीन में क्या होता है, ज़रूरत होता है नाइट्रोजन गैस का, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, एयर से नहीं ले सकते। इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है या फिर राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से लेकर के सॉइल को इन लोग ट्रांसफ़र करते हैं, एक तरह से आप कह लो। और फिर वहाँ से सॉइल से लेकर के जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर उसका यूज़ करते हैं प्रोटीन वगैरह बनाने में। ठीक है, तो फिक्स क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, आगे देखो सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यानी कि जो अल्कोहल होता है वो किसके हेल्प से बनाया जाता है, तो वो यीस्ट के हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलेरा जो एक बीमारी होती है हैजा, वो किसकी वजह से होती है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में जो है प्रीवियस जो हमारा चैप्टर पार्ट 2 था जो वीडियो, उसमें आपको मैंने डिटेल में इनके हार्मफुल जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से हमें कौन कौन सी बीमारियां देते हैं, उसके अलावा जो हमारे क्या बोलते हैं वायरस है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले नुकसान के बारे में। तो वहाँ पर ये वह चीज़ आया था कि जो कोलेरा बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है और उसका प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सिंपल सा चीज़। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, जो कि है टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट जो होता है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो अभी फिल इन द ब्लैंक में हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है, शराब वगैरह, उसमें यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यीस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर में कि द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो यही जो सेकंड नंबर वाला है जिसका मैं नाम वहाँ पर भी चैप्टर में भी नहीं पढ़ पा रहा था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका नाम होता है। ठीक है, तो यही जो सेकंड नंबर का स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यही क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन। ठीक है, जो मलेरिया जो हमको बीमारी होती है वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ से। अब उसको ले करके कौन आता है हमारे बॉडी में, तो हमने पढ़ा था ना, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बीमारियां जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक दूसरे से संपर्क आने में भी होता है, और कुछ होता है दूसरे एनिमल्स हमको लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि जो ये मॉस्क्यूटो है मलेरिया, ये लेकर के आता है, तो कौन सा मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो फर्स्ट नंबर का है ना, वही क्या करता है हमारे बॉडी में दूसरे बॉडी से, बीमार जो इंसान है उसके बॉडी से क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ होता है उसको लेकर के आता है। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं डी नंबर में, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। यानी कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फैलता है, उसको सबसे कॉमन जो चीज़ है जो हमको लेकर आता है हमारे पास, वो कौन सा है, तो वो हमारे घर में होने वाली हाउस फ्लाई है। जो मक्खियाँ होती है ना, वही सबसे ज़्यादा एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह बीमारी लेकर के आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। ई नंबर में क्या है, तो द ब्रेड और इडली डॉफ राइजेस बिकॉज। यानी कि जो ये फूल जाते हैं ना, वो कैसे फूलते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यीस्ट के सेल्स की वजह से ये फूलते हैं। यीस्ट हमने इसमें डिटेल में एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ था, एक्टिविटी दिया था ना, जहाँ पर आपको क्या करना था, यीस्ट डालना था मैदा में, और वो फिर क्या होता है धीरे धीरे फूलने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रहा है, तो किस वजह से फूलता है, वो यीस्ट की वजह से फूलता है। ठीक है, आगे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। यानी कि शुगर से अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन का जो खोज किया था कि किस तरीके से फर्मेंटेशन किया जाता है, इसका खोज किया था लुईस पास्चर ने। ये भी आपने फर्स्ट में ही चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बनाना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। इसका खोज लुईस पास्चर ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, जिन्होंने पाश्चरीकरण भी बताया था हमें। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है मैच द फॉलोइंग है
सिंपल सा है। जैसे कि बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया से क्या होता है, कोलेरा होता है, हैजा होता है, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा था। दूसरा राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है जो ज़मीन में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं ना, सेम उसी तरीके से राइजोबियम भी होते हैं बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से और फिर वो सॉइल में मिला देते हैं उस नाइट्रोजन को। ठीक है। थर्ड नंबर में जो लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस भी एक तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया ही होता है ना, और ये क्या करता है, हमारा कर्ड जो होता है, दही दही जमाने का ये काम आता है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, और जो दही हम जमाते हैं उसमें ये रहता है। ठीक है। तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम ये सब आते हैं। फोर्थ नंबर में यीस्ट है, तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग बोल रहा हूँ, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, केक हो गया। ठीक है। ये सब चीज़ों को बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। लास्ट में है प्रोटोजोआन। ठीक है। तो प्रोटोजोआन क्या होता है, उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। प्रोटोजोआन वही प्लाज्मोडियम जो कि लेकर के आती है फीमेल एनाफ्लीज। लास्ट में एक और दिया है क्वेश्चन, वायरस। तो वायरस से क्या होता है, एड्स बीमारी होती है। इसके बारे में अपनी बुक में अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है। ये हम लोग डिटेल में जब एड्स के बारे में और ज़्यादा आएगा ना तब हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है। बस इतना समझ जाओ कि वायरस से एड्स होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक में आपकी बीमारी दी हुई थी वायरस से, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं दिया है, बस एड्स दे दिया। तो इसका लास्ट में ऑप्शन जो एफ वाला है एड्स वो हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 उसको हम लोग सीख लेते हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खुली हुई आंखों से देख सकते हैं? ये तो नहीं देख सकते। इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो अगर नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आई। ठीक है। यानी कि हम लोग खुले आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वो छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, केवल वही जो ब्रेड के ऊपर जो यीस्ट लग जाता है ना, जो बैक्टीरिया हो जाता है ब्रेड के ऊपर, उसी को आप देख सकते हो। बाकी जो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का आंसर। फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, तो उनके जो मेन ग्रुप हैं जिनके बारे में बुक में आपके दिया था उनके बारे में पूछ रहा है। तो टोटल 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है फंगी, एक होता है एल्गा। ठीक है। इसके अलावा एक वायरस भी होता है, आप उसमें वायरस भी ऐड कर सकते हो। मैंने वायरस शायद यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ मैंने 4 ही लिखा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 5 होते हैं टोटल। तो यहाँ पर आप वायरस भी जरूर लिख लेना, वो भी एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। जो अभी कोरोना फैला रहा है ना वायरस, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है। तो फिफ्थ नंबर में इसका आप क्या लिख लेना, वायरस लिख लेना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखो ये क्वेश्चन एक बार फिल इन द ब्लैंक में भी आया, मैच द फॉलोइंग भी आया था। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन आंसर बना करके आ गया कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के सॉइल में मिलाता है। तो उसका नाम क्या है, राइजोबियम है। तो बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा, यानी कुछ एल्गा भी होते हैं ब्लू ग्रीन कलर के, वो भी क्या करते हैं, जो कि प्रेजेंट इन द सॉइल में रहते हैं एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, और फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल में उसका फिक्स कर देते हैं उसको। ठीक है। तो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गा, ये आप नाम दिमाग में एकदम फिट रखना अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे यूज़ भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 10 लाइन्स बताइए कम से कम, जिससे आपको उसके यूज़फुल को बता सकते हैं कि आपके लाइफ में, डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। पहला क्या यूज़ है कि दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस, है ना। यहाँ पर बेकिंग होगा, ये स्पेस जी के बाद स्पेस देना मैंने भूल गया शायद। तो ये वाइन को बनाने के लिए, है ना, बेकिंग करने के लिए, जैसे कि वही सब ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत सारे फूड मेकिंग प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि ये बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है। यानी कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कर्ड बनाने का हेल्प करता है। तो प्रोमोट्स द फॉर्मेशन नहीं लिखना, अगर मान लो आपको टफ लगेगा तो यहाँ पर लिख देना हेल्प टू मेक द कर्ड, ऐसे भी लिख दे सकते हो आप शॉर्ट में इसको। ठीक है। अगला चलते हैं। तो माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करते हैं हमने आपको चैप्टर में डिटेल में बताया, फिर भी शॉर्ट में एक बार और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो सड़े गले चीज़ों को जल्दी से हमारे आसपास से गायब कर देते हैं, सड़ा गला करके उसको जमीन में मिला देते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं उसको नाइट्रोजन बना करके। ठीक है। ये सिंपल मैंने लैंग्वेज में बताया, बाकी डिटेल में आपको चैप्टर रीड करोगे और वीडियो देखोगे तो और समझ में आएगा कैसे वो रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। आगे चलो। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। वही चीज़ है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है उसको वो सॉइल में लेकर के आते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, जिससे जो प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं ना वो और ज़्यादा अच्छे से फलते फूलते हैं। ठीक है। राइजोबियम जो था उसमें हेल्प करता है।
अगला देखो लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा कि माइक्रोब्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, यानी जो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं बुखार वगैरह में जो डॉक्टर को लिखता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है ज़्यादातर, खास करके बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़फुल है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन शॉट आप लेना चाहो 1 सेकेंड तो ले सकते हो। कहाँ गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर, हाँ यही वाला है क्वेश्चन नंबर 7। अब जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइए हम उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन नहीं इसके बाद 9 क्वेश्चन भी एक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि जो नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, देखो 7 नंबर में आपने फायदा देखा, अब यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए हम इसे एक शॉर्ट पैराग्राफ रीड करके पहले आपको सुनाता हूँ। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आप इतना लिखना फिर डैश करके बताना कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज, ये बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, एग्जाम्पल के लिए इंसानों में अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया कॉज डिसीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड एटसेट्रा। ठीक है, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, कोलेरा यानी हैजा वगैरह जो बीमारी है वो सब बैक्टीरिया फैला देता है। ठीक है, इन कैटल यानी कि जानवरों में, पशुओं में द फूट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस। ठीक है, जो फूट में जख्म टाइप से हो जाता है, खुरपी में, उसके अलावा चेहरा में जो जख्म हो जाता है एनिमल्स का ना, वो एक वायरस की वजह से होता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस भी। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स कहा जाता है, वो प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि जो धान की खेती में, धान बोलो गेहूँ की खेती में जो रस्ट लग जाता है ना, फिर रस वाले जो फल फ्रूट रहते हैं उसमें भी जख्म जैसा हो जाता है। इस टाइप से जो हमने 2-3 बीमारियों के बारे में चैप्टर में रीड किया था। ठीक है, उसके आगे अब देखो, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन इंटरिंग इनटू आवर बॉडीज एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में आते हैं और जहरीले सब्सटेंस छोड़ देते हैं। दिस लीड टू फूड पॉइजनिंग, इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग भी हमको हो जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल अवर फूड, यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस वगैरह जो हमारे खाने को सड़ा देते हैं। जैसे कि ब्रेड में फंगस लग जाता है तो ब्रेड क्या होता है, सड़ जाता है। अचार वगैरह में फंगस वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है एकदम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा आपको जरूर दिख रहा होगा, वैसे क्वेश्चन ही ये बड़ा है और बड़े नंबर्स में ही आता है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंड व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकिंग वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स वाली दवाइयां लें उस टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो आपको एंटीबायोटिक बताना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक आर मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंटीबायोटिक एक तरह का मेडिसिन है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं, उनका ये किल कर देते हैं, उनको ये मार देते हैं। ठीक है, दिस मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, और ये सब जो हमारे मेडिसिन होते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं। ठीक है, खासकर बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन इज ए कॉमन एंटीबायोटिक, एक मैंने पेनिसिलिन का नाम भी दे दिया, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो ये टॉपिक को, ये लाइन को यहाँ पर। अब देखो प्रिकॉशन, यानी कि क्या चीज़ की सावधानी हमको बरतनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक लें, तो बहुत ज़रूरी है ये सावधानी बरतनी, नहीं तो इससे ही बहुत लोगों की जान चली जाती है जब वो बिना ध्यान रखे एंटीबायोटिक जब लेते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनकी बॉडी को। तो पहला है कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि झोला छाप डॉक्टर, ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर बैठा हुआ है, यानी कि डॉक्टर जैसे गाँव वगैरह में नहीं रहते हैं, थोड़ा सा बस सीख जाते हैं दवा का नाम जानना और फिर कुछ भी अपने मन से दवाई दे देते हैं। तो वैसे डॉक्टर से आपको एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेना है, आपको जो अच्छे डॉक्टर हैं उन्हीं से क्या करना है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने हैं, वही बताएंगे कि कितना आपको कौन सा एंटीबायोटिक आपके बॉडी के लिए सही है। ओके, सेकंड में है कि कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, यानी कि जितना डॉक्टर ने लिखा है कोर्स, यानी कि 3 दिन का लिखा है तो 3 दिन आपको पूरा खाना है, 5 दिन का लिखा है तो 5 दिन के पूरे आपको एंटीबायोटिक्स लेने हैं। ये नहीं कि आपने अगर एक दिन में बुखार उतर गया तो आपने फिर दोबारा दवाई नहीं खाया, उससे भी हमारे बॉडी को बहुत नुकसान होता है। तो जितना कोर्स लिखा है उतना आपको कंप्लीट करना है। थर्ड टॉपिक क्या है, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, यानी कि अगर आप एंटीबायोटिक कैसे लोगे, यानी कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए ले लिए, है ना, डोज उसका कभी अपने मन से कभी ज़्यादा टैबलेट खा लिया, कभी कम टैबलेट खा लिया, या फिर आपको अगर जरूरत भी नहीं था एंटीबायोटिक का फिर भी आपने ले लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो लड़ाई करने का क्षमता रहता है ना, लड़ाई किससे, बीमारियों से लड़ाई करने की क्षमता, वो कम हो जाता है। और जब हम लोग फ्यूचर में वही एंटीबायोटिक खाएंगे ना, और जब बीमार रहेंगे, जब जरूरत रहेगा हमको उस एंटीबायोटिक का, तो वो फिर काम नहीं करेगा। इसीलिए हमको डॉक्टर से पूछ कर ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए और जरूरत रहे तभी लेना चाहिए।
ठीक है। फोर्थ नंबर में मैंने लिख दिया लास्ट में कि ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी कि अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हो तो हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे बॉडी में, बाहर से आने वाली बीमारियों से हमको बचाते हैं, तो उनको भी ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो यूजफुल है उनको भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन आंसर है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है, या फिर पहला तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है कुछ, क्योंकि बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 बोला कि पहले बना दिए जैसा। ठीक है, तो अब हम लोग जो अगला वीडियो रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बनाएंगे, वहाँ पर हमको खेत वगैरह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें दी गई हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी यहाँ प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर देख लेना, ताकि आपको जो डाउट हो चैप्टर का वो भी पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू वंस अगेन।